नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां शादी में जा रहे भाइयों पर हमला हो गया। एक दलित युवक की चाकू मारकर हत्या की खबर है। मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल है। मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। कटिया के मगहा गांव की घटना सामने आई है। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। बताया जाता है कि सिकंदर गोंड और धर्मेंद्र गोंड दोनों भाई बिगू पटेल के घर आई बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में दोनों भाइयों को टाइगर अंसारी, शंभू अंसारी, रफीक अंसारी, शालीमार अंसारी ने घेर लिया और मारपीट करने के बाद चाकू से हमला कर दिया। चाकू मारने के बाद दोनों को मरा समझकर फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लेकर गई, जहां सिकंदर गोंड की मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र गोंड को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चश्मदीद मृतक के भाई ने कहा कि पूर्व से वाद विवाद को लेकर इन युवकों से झगड़ा चल रहा था। साजिश के तहत रास्ते में घेर कर घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले में अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए चौकसी बढ़ाई गई है। भाई खाना खाने के लिए शादी में तुम्हारा। कहाँ पे खाना खाने जा रहे थे? शादी में गांव में। तो लोग मिलकर के हम लोगों को मार दिया। हमारा कितने आदमी थे? वो आदमी 6-7 लोग थे। किसको किसको चाकू मारा गया? हमारा भाई को, हमको। हमारा भाई डेथ कर दिया। गए थे 2 जनी बारात में, तो लोग 6 जने आए, चाकू मार दिए। एक भाई के डेथ हो गया, वही सदर हॉस्पिटल में है। न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या ये पूरा हत्या का मामला सामने आया और पुलिस की तरफ से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, ये पूरा मामला कटिया थाना क्षेत्र के मगहा गांव की है, जहां पर कल रात में बिगू पटेल के यहाँ बारात आई थी और उसी बारात में शामिल होने के लिए दोनों भाई जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। और मारपीट के दौरान जो दोनों भाई हैं, सिकंदर गोंड और धर्मेंद्र गोंड, दोनों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद दोनों काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे, लेकिन बाद में जब पुलिस पहुंची तो उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचदेवरी फिर कटिया रेफरल अस्पताल ले जाएगा, जहां सिकंदर गोंड की मौत हो गई है। और जो घायल है धर्मेंद्र गोंड, उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हालत गंभीर बताते हुए जो दूसरे भाई हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इस पूरे मामले में हमारी बातचीत हथुआ अनुमंडल के जो एसडीपीओ हैं आनंद मोहन गुप्ता, उनसे हुई है। एसडीपीओ ने कहा है कि अभी तत्काल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मृतक के परिजन हैं वो हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले टाइगर अंसारी, शंभू अंसारी, रफीक अंसारी और शालीमार अंसारी समेत अन्य लोगों पर लगा रहे हैं। इनमें से किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से भी काफी संख्या में पुलिस बल को गांव में भेज दिया है, क्योंकि हत्या के बाद से मगहा गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी डेड बॉडी जो है वो सदर अस्पताल में पड़ी है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन डेड बॉडी अब पुलिस से कार्रवाई का भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच आपको कटिहार से भी बड़ी खबर बताएं, जहां शादी समारोह में गोली चली है। एक महिला को गोली लगी है। आपको बता दें कि हफलागंज बाबूटोला की यह घटना बताई जा रही है। वार्ड पार्षद के भाई पर इस गोलीबारी का आरोप है। वार्ड पार्षद राजेश शाह की शादी थी और हफलागंज बाबूटोला की इस घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान म्यूजिक के धुन पर दूल्हे का भाई पिस्टल लेकर डांस कर रहा था और इसी दौरान गोली चल गई और भोज खाकर लौट रही महिला को गोली लग गई। महिला के कमर में गोली लगी है। सदर अस्पताल में उसे प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए जिस महिला को गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोज खाने गए थे, भोज खा के निकले बाहर में गोली लग गया। गोली मार दिया? कौन? भाई के हाथ में गोली था। है? उसका भाई के हाथ में, जिसके साथ शादी था ना, उसके भाई के राजेश वार्ड में मरा भाई। राजेश मेंबर है ना वार्ड नंबर, उसी का भाई के हाथ में गोली था। अच्छा। हम देखे ना कि इधर से आया गोली। अच्छा। लेकिन उसी जगह भोज खाने गया था। हाँ। राजेश वार्ड में मर गया। हाँ। उसका भाई गोली लेकर डांस कर रहा था और गोली चल गया। मेरा मम्मी को लग गया कमर में गोली। किसका शादी था? राजेश वार्ड में मर गया। उसी का शादी था? हाँ। उसी का भाई गोली चला दिया? हाँ। कहाँ पर भोज खाने गए थे? हफलागंज बाबूटोला।
और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत, वार्ड पार्षद के भाई पर ये आरोप लगा है कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे थे और एक महिला को गोली लगी है। क्या है पूरी जानकारी और पुलिस किस एंगल से इस पर कार्रवाई कर रही है? देखिए, हर्ष फायरिंग को रोकने को लेकर लगातार पुलिस महकमा दावा कर रही है कि इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन आए दिन इस तरह की तस्वीर आते रहता है। एक बार फिर कटिहार इसके गवाह बना है और लगातार कोशिश के बाद भी इसको रोक पाना संभव नहीं है। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलागंज का मामला है और जब बीती रात एक रिसेप्शन पार्टी था और जिम्मेदार प्रतिनिधि होते हैं जो समाज के वार्ड पार्षद, उनके भाई पर ये आरोप है। और जब रिसेप्शन पार्टी में डीजे का धुन पर लोग डांस कर रहे थे, उसी दौरान ये बातें सामने आई। फिलहाल पुलिस आगे जांच कर रही है। इस तरह की बात आया, देर रात की बात ये घटना है। अब देखना है पुलिस इस बात पर किस तरह जांच करती है और कब तक इस पर कार्रवाई हो पाता है। बिल्कुल सुब्रत, और जनप्रतिनिधि जिन पे सारी जिम्मेदारी होती है जनता की, वही इस तरीके उनके भाई की तरफ से गोलीबारी की गई। कितना उम्र है उनके भाई का? क्या लाइसेंस था बंदूक रखने की? कोई जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर देर रात की यह मामला है। इन सभी बिंदुओं पर जांच होगी और जैसे आप बता रहे थे कि सामाजिक प्रतिनिधि और सुदूर इलाके में ऐसे प्रतिनिधियों पर कई तरह की जिम्मेदारी है, लेकिन जो शादी ब्याह का माहौल है और इसमें जब भी इस तरह की बातें आता है, ठीक है सुब्रत, बिल्कुल देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर, जहां दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी है। बिल्डिंग गिरने से 4 लोग की मौत की खबर है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। अब तक 14 लोगों को बचाया जा सका है। अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली के मुस्तफाबाद की घटना सामने आई है तो एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये तस्वीर आपको उस घटना स्थल की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए टीम लगातार लगी हुई है और मलबा किस कदर गिरा हुआ है, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा ये हो गया है। जहां 4 मंजिला ये बिल्डिंग धराशायी हुई है। और देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे इस रेस्क्यू की, जहां अब तक 14 लोगों को बचाया गया है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी है और इस हादसे में 4 की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन कोशिश यही है कि जो भी लोग अभी भी दबे हैं, जिनको लेकर के आशंका जताई जा रही है, उन लोगों को कैसे जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, उनको वहां से कैसे निकाला जा सके। तो प्रशासन की पूरी निगाह इस हादसे पर है। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है सरकार के स्तर से भी और राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। जो जख्मी हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, वो इलाजरत हैं और 10 लोगों को अब तक बचाया जा सका है। बता दें कि कुछ लोगों के और भी दबे होने की आशंका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। पहली जो तस्वीर है लाइव तस्वीर है, जहां पर देखिए जो टीम है वो पहुंची हुई है और ये टीम एनडीआरएफ की टीम है। और दूसरी भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यही है कि जो लोग अभी भी दबे हैं उनको कैसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। कई जो मशीनें हैं वो भी मंगाई गई है। यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती है, एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी और देखिए चीख पुकार भी इस घटनास्थल से। बात बिहार के सियासत की करते हैं, जहां पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में भले ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं घोषित किया गया, लेकिन आरजेडी के संवाद मनोज झा का ये कहना है, जो आरजेडी के सांसद हैं, कि तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना ही गलत है। तेजस्वी का सीएम उम्मीदवार बनना तय है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी ने तो जो बिगुल फूंक दिया उसकी लकीर लंबी है। महज एक दिन पहले की बात है। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की पहली बैठक हुई। हाथ में हाथ मिलाकर एकजुटता वाली तस्वीर भी खिंचवाई गई, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला। सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है। पत्रकार सवाल पर सवाल पूछते रहे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू से लेकर तेजस्वी यादव तक ने गोलमोल जवाब देकर सवाल से किनारा कर लिया।
हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। लेकिन बैठक के एक दिन बाद आरजेडी के थिंक टैंक माने जाने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा, तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना ही गलत है, क्योंकि जैसे सूरज के पूरब में उगने को लेकर कभी सवाल नहीं होता, वैसे ही तेजस्वी का भी सीएम उम्मीदवार बनना तय है। लेकिन सार्वभौमिक सत्य पर सवाल नहीं होते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है क्या? मनोज झा ने जिस ढंग से सूरज और पूरब का उदाहरण देकर तेजस्वी की दावेदारी साबित करने की कोशिश की, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया। सूरज पूरब से निकलता है, सही है, लेकिन कई बार घटाएं इतना घेर लेती हैं कि शाम हो जाती है लेकिन सूरज के दर्शन नहीं होते। तो चुनाव तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, ये यक्ष प्रश्न है। खैर, केसी त्यागी को छोड़ भी दें तो सवाल है कि क्या मनोज झा के बयान से कांग्रेस के नेता इत्तेफाक रखते हैं? जवाब कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से ही सुन लीजिए कि इंडिया गठबंधन का चेहरा जब तय होगा मुख्यमंत्री का, आप लोग को बता दीजिएगा। इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा कुछ और ही है। सवाल है कि कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर नहीं कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा होंगे। ऐसे में मनोज झा के बयान को क्या माना जाए? क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन के अंदर चेहरे पर चिकचिक और बढ़ने वाली है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह। और अब खबर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली। गुरुवार को पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। करीब 3 घंटे महामंथन चला और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर कोई बात नहीं हुई। सवाल है कि आखिर क्यों? सीएम फेस घोषित करने में कहां पेच फंस रहा है? क्या आरजेडी पर कांग्रेस और सहनी दबाव बना रहे हैं? ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉन्फ्रेंस टेबल की बीच वाली कुर्सी पर बैठकर नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव, उनके बाईं ओर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और दाहिनी ओर बैठे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। बैठने के क्रम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन में किसकी कितनी अहमियत है। ये तस्वीर आरजेडी दफ्तर के मीटिंग रूम की है। गुरुवार को महागठबंधन के सभी दलों का पटना में जुटान हुआ। करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग में बिहार चुनाव को लेकर महामंथन किया गया। बैठक के बाद अल्लावरू ने कहा कि गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो कि सुप्रीम बॉडी होगी और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि जब सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो गठबंधन के सभी नेता कन्नी काटने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गठबंधन की सुप्रीम बॉडी की अध्यक्षता तेजस्वी को दी जा रही है तो सीएम फेस को लेकर इतना टाल मटोल क्यों? सवाल ये भी कि आखिर आरजेडी ने अपने सुर क्यों बदल लिए? क्या आरजेडी पर कांग्रेस और सहनी का प्रेशर है? महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय भी नहीं हुआ कि सिर फुटअव्वल की नौबत सामने है। आगे जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, फिर उसमें आगे की बात होगी, बाकी बातें होगी। ये तो पहला सीढ़ी था कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और वीआईपी नेता ने दबाव बनाया हुआ है, इस दबाव के बोझ के तले तेजस्वी यादव उबर नहीं पा रहे हैं। एनडीए की नैया तो खुद ही डगमगा रही है और 2025 में डूबने वाली है। जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो भी इधर आना चाह रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। बिहार में बिहार की जनता ने इस बार ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है। महागठबंधन भले ही अपनी एकजुटता का दंभ भर रहा है, पर सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर एनडीए का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी पर दबाव बनाया जा रहा है और तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की इस खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब नीतीश सरकार के महिला संवाद कार्यक्रम की बात करते हैं। महिलाओं से संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रथों को हरी झंडी दिखाई है और ये रथ गांव-गांव और टोले मोहल्ले में जाकर के महिलाओं से संवाद करेगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलने वाला है और इसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी नीतीश सरकार की तरफ से हो सकती है।
चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। हर जिले में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा और महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार के। सरकार का लक्ष्य इस अभियान के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनानी है, जिसमें जीविका समूह की 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। हर दिन सुबह और शाम औसतन 1200 जगहों पर संवाद होगा। इसके जरिए शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना और जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे महिला वोटर पर नीतीश कुमार की नजर पहले से है। इसकी झलक बजट में ही दिख गई थी, जब महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। मसलन बड़े शहरों में वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह होगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स होगा, जिसमें ट्रेनर भी महिला होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक बसें भी चलाई जाएंगी। बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। महिला चालकों को कमर्शियल ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने पर कैश अनुदान मिलेगा। महिला सिपाहियों को उनके थाने के पास किराए का घर दिलाया जाएगा और मुख्य शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना होगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब महिलाओं से फीडबैक लेकर आगे की योजना पर काम किया जाएगा। पूरे बिहार की हर जाति धर्म की बहन और बेटी, उनके लिए सम्मान है, उनके लिए गौरव है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। तेजस्वी यादव बिहार में भी इसी तरह की योजना शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। बस बख्श दीजिए, बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है माननीय मुख्यमंत्री। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। बिहार में 48% वोटर महिलाएं हैं और महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। अब महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए कोशिश 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है, ताकि उन्हें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी मिले और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल का नया ठिकाना बेउर जेल है, लेकिन रीतलाल पर सियासत रार अभी भी जारी है। जेडीयू ने आरजेडी का नया नामकरण करते हुए तेजस्वी को रीतलाल से मिलने के लिए जेल जाने की नसीहत दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत अब सुलग गई है। रंगदारी और जान से मारने की धमकी मामले में दानापुर से आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन रीतलाल पर सियासत जारी है। सबसे पहले 3 दिन पहले की तस्वीर देखी, जब बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभूनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर लगाई और पोस्टर में लिखा है वांटेड। अब रीतलाल के जेल जाने के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी का नया नामकरण कर दिया। नीरज कुमार ने आरजेडी को रीतलाल जनता दल बताते हुए तेजस्वी यादव को जेल जाकर मिलने की नसीहत भी दी। राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं, बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन नेताओं ने जेडीयू पर जोरदार निशाना साधा है। किस तरह से काट किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों पर उत्पीड़न किए जा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए आप दूसरे के घर में ताक झांक करने की जगह अपने आप में समीक्षा कर लिए होते तो शायद ऐसी बातें नहीं कहते। डबल इंजन सरकार में
उत्पीड़न के कार्य बढ़ गए हैं और सबको पता है कि आप फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट जिन 3 विधायकों की तस्वीर पोस्ट की थी, उसमें एक विधायक सलाखों के पीछे चले गए हैं। रीतलाल यादव का नया ठिकाना बेऊर जेल है, लेकिन रीतलाल पर सियासी रार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। महाशक्तिशाली